23 जून 2018 थाईलैंड में वाइल्ड बोर्स जूनियर फुटबॉल टीम हर रोज की तरह प्रैक्टिस कर रही होती है। सभी की उम्र करीब 11 से 16 के बीच थी और उस दिन इनमें से एक बच्चे का बर्थडे भी था। इसी खास मौके पर उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के बाद एडवेंचर करने के लिए थाम लुआंग केव जाने का प्लान बनाया। वो इस प्लान में अपने असिस्टेंट कोच एकापोल चातावोंग को भी शामिल कर लेते हैं, जो खुद भी महज 25 साल का था। असिस्टेंट कोच और 12 बच्चे अपनी अपनी साइकिल से थाम लुआंग केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और साइकिल, बैग, जूते और कुछ सामान को बाहर छोड़कर केव के अंदर घुस जाते हैं। ये केव थाईलैंड और म्यांमार के बीच की सीमा पर बादलों से घिरे डोई नांग नॉन पहाड़ों के नीचे मौजूद है। ये गुफा करीब 10 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बेहद तंग रास्ते, पेचीदा सुरंगें और गहरी घुमावदार खाइयां हैं। यूं तो ये बच्चे पहले भी इस केव में आकर एडवेंचर कर चुके थे, लेकिन ये दिन उनकी जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं बल्कि एक ऐसा भूचाल लाने वाला था जो उन्हें मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। केव के अंदर घुसने के कुछ देर बाद ही मौसम करवट बदलता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बच्चे गुफा के अंदर थे, इसलिए उन्हें बारिश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता। वो अपनी मस्ती में खोए हुए थे कि अचानक बारिश का पानी तेजी से केव के अंदर घुसने लगता है। पानी को अंदर आता देख बच्चों को बारिश का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी केव के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनके पास पानी के बहाव में उल्टा जाकर वापस लौटने का कोई चांस नहीं था। बच्चे पानी से बचने के लिए गुफा के अंदर और भी गहराई में बढ़ने लगे। जाने अनजाने में वो केव के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। केव के अंदर के गहरे अंधेरे, पेचीदा रास्तों, ऊंची नीची ढलानों और केवल नाम मात्र की हवा ने उसे वैसे ही खौफनाक बना रखा था। ऊपर से बारिश का पानी बाढ़ बनकर केव को अपनी जद में ले लेता है। बच्चों का एडवेंचर उन पर मौत का काल बनकर टूटता है। जहां एक तरफ बच्चे केव में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके पेरेंट्स उनके वक्त पर वापस न लौटने को लेकर परेशान हो रहे थे। केव आने का प्लान सीक्रेट रखा गया था, इसलिए पेरेंट्स को उनके यहाँ होने का कोई अंदाजा नहीं था। शाम का अंधेरा बढ़ने लगा तो पेरेंट्स ने घबराकर हेड कोच नोपारत काथावोंग को फोन किया, लेकिन उसे भी बच्चों का कुछ पता नहीं था। कोच ने असिस्टेंट कोच एकापोल समेत सभी बच्चों को कॉल किया, पर सभी का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। हेड कोच भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी किस्मत से उसका कॉल एक 13 साल के बच्चे सोंगपोन काथावोंग को लग जाता है। यह बच्चा भी उस जूनियर फुटबॉल टीम का हिस्सा था, लेकिन वो अपने टीम वालों के साथ केव जाने के बजाय प्रैक्टिस सेशन के बाद सीधे घर लौट आया था। उसने उन सभी के केव जाने का प्लान हेड कोच को बता दिया। इस खबर के पता चलते ही बच्चों के माँ बाप की घबराहट का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह मॉनसून का समय था और ऐसे में केव में जाना बेहद खतरनाक था। खतरे की वजह से ही अथॉरिटीज की तरफ से मॉनसून के 3 से 4 महीने केव में ना जाने की सख्त हिदायत होती थी। अपने आप को किसी तरह संभाल कर पेरेंट्स हेड कोच के साथ तेजी से थाम लुआंग केव की तरफ बढ़ते हैं। जब सभी केव के एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्हें बाहर बच्चों की साइकिल, उनके जूते, उनके बैग और उनका कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन दूर दूर तक बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने इस उम्मीद से आवाज लगाकर देखा कि शायद सभी बाहर ही कहीं बारिश से छिपकर बैठे हुए हो, लेकिन फिजा में केवल तेज बारिश का शोर और माँ बाप की लड़खड़ाती पुकार ही गूंज रही थी। उन्होंने जब केव की तरफ देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पूरी केव पानी की चपेट में थी और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें समझते देर न लगी कि उनके बच्चे केव के अंदर मौत के मुंह में फंसे हुए हैं। इसके बाद शुरू होता है उन 13 बच्चों को ढूंढ निकालने का एक ऐसा इनक्रेडिबल रेस्क्यू मिशन जिसका हिस्सा दुनिया के 17 देश बन जाते हैं। दुनिया भर के 100 से ज्यादा एक्सपर्ट केव डाइवर्स, 2000 सोल्जर्स और लगभग 10,000 वॉलंटियर्स इस मिशन में अपनी जी जान झोंक देते हैं। यह इंसिडेंट कई हफ्तों के लिए न केवल वर्ल्ड मीडिया की टॉप हेडलाइंस बन जाता है, बल्कि दुनिया भर के लोगों की सांसों को भी थाम कर रख देता है। Thailand's lost boys, the soccer team trapped in the flooding cave. There is danger in every drop. Where these boys were trapped is really a very, very remote place. And family gather at the mouth of the cave, now blocked by raging floodwaters. Supplying the boys is a long and exhausting job.
involving dozens of Thai and foreign divers. Billionaire entrepreneur Elon Musk has a method to save the Thai youth soccer team trapped in a cave. इस पूरे मामले के बारे में पेरेंट्स द्वारा सबसे पहले पाक ऑफिशियल्स और पुलिस को पता चलता है। उनके द्वारा फौरन सर्च मिशन शुरू किया जाता है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में बिल्कुल क्लूलेस थी। उन्हें ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था जो उन्हें इस मुश्किल चुनौती का सामना करने में मदद करता। केव के अंदर नेटवर्क न होने की वजह से पहले ही बच्चों से कोई मोबाइल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। किसी को बाहर ये भी नहीं पता था कि वो लोग इस फ्लडेड केव के अंदर जिंदा बच भी पाए होंगे या नहीं, और अगर वो जिंदा होंगे भी तो बिना खाने और पानी के अंधेरी और बाढ़ से भरी खतरनाक गुफा में वो आखिर कब तक सरवाइव कर सकेंगे। इन डरावने सवालों के बीच लगातार हो रही बारिश ने सबकी चिंता बढ़ा रखी थी। मुश्किल इस बात की थी कि तब बस बारिश का मौसम शुरू ही हुआ था। ये मॉनसून लगातार 3 महीने तक चलने वाला था, इसलिए बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी था। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए लोकल अथॉरिटीज ने कई रेस्क्यू टीम्स और थाई नेवी सील्स को इस मिशन से जोड़ लिया। हजारों की तादाद में लोकल लोग वॉलंटियर्स बनकर हेल्प करने को आगे आ गए। केव के बाहर रेस्क्यू बेस कैंप बन गया, जहां मौजूद सभी लोग बच्चों को सेफली रेस्क्यू करने के लिए अपनी जी जान लगा देने को तैयार थे। वही बच्चों के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनकी आंखें बस अपने बच्चों को फिर से देखने को तरस रही थी। उनकी हालत तब और खराब हो गई जब सर्च के लिए अंदर गई पहली रेस्क्यू टीम कुछ ही देर में बाहर लौट आई। रेस्क्यू टीम को केव में थोड़ा अंदर जाकर एक चेंबर के पास बच्चों के कुछ फुटप्रिंट्स तो दिखाई दिए थे, लेकिन इसके अलावा बच्चों का कोई नामो निशान वहां मौजूद नहीं था। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि बच्चे किसी सुरंग में होकर केव के अंदर गहराई में गए होंगे, लेकिन कितना दूर इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बारिश के बढ़ते पानी ने डाइवर्स का अंदर घुसना बेहद मुश्किल कर दिया था। उन्हें तैरते हुए केव के अंधेरे और मटमैले पानी में अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके सामने गुफा में एक पॉइंट ऐसा भी आया जहां पानी गुफा की छत से टकरा रहा था। थाई नेवी डाइवर्स को इतने नैरो स्पेस में डाइव करने का कोई तजुर्बा नहीं था, क्योंकि उन्हें सिर्फ ओपन सीज में ट्रेन किया जाता है। इसलिए वो फ्लडेड केव में और आगे नहीं बढ़ सके और उन्हें कुछ ही दूरी से वापस लौटना पड़ा। केव में बढ़ता पानी सबसे बड़ी समस्या बन गया था, इसलिए पानी कम करने के लिए इंजीनियर्स द्वारा पंप्स और पाइप्स के थ्रू लगातार 10,000 लीटर पर आवर से पानी निकाला जाने लगा। लेकिन जितना पानी पंप्स के थ्रू निकलता, उससे ज्यादा पानी बारिश की वजह से पहाड़ और आसपास के इलाकों से होता हुआ केव के अंदर घुस जाता। हजारों वॉलंटियर्स और नेवी सील्स की मदद से केव के अंदर घुसते हुए पानी को कई जगह से ब्लॉक किया गया, लेकिन तब भी बारिश का पानी कहीं न कहीं से बहकर केव में जाता ही रहा। एंट्रेंस से घुसना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कई हेलीकॉप्टर्स पहाड़ के ऊपर से केव में घुसने के एंट्री पॉइंट्स तलाशने लगे। पहाड़ में ड्रिल करके उसके अंदर ड्रोन भेजकर बच्चों की लोकेशन का पता करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सकी। केव की मुश्किल बनावट और बढ़ती बारिश सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई थी, जिसके आगे रेस्क्यू टीम का हर एक प्लान चौपट हो रहा था। इस सिचुएशन में उस दौरान जो एक अच्छी चीज थी वो ये थी कि वहां वर्नॉन अनस्वर्थ नाम के एक ब्रिटिश केवर मौजूद थे, जिन्हें केव डाइव का 40 साल का एक्सपीरियंस था। वो कुछ सालों से थाईलैंड में ही रह रहे थे और उन्होंने कई बार इस केव को एक्सप्लोर भी किया था। इसलिए इस इंसिडेंट के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने खुद केव के अंदर जाने का फैसला किया। वो अंदर गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। केव का पेचीदा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और बाढ़ की शक्ल ले चुके बारिश के पानी ने उनका भी अंदर जाना मुश्किल कर दिया था। वर्नॉन समझ चुके थे कि यह मिशन बेहद खतरनाक है। इस ट्रिकी सिचुएशन के लिए एक्सपर्ट केव डाइवर्स का होना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने इस लगभग नामुमकिन काम के लिए थाई गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि जल्द से जल्द ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल से कांटेक्ट कर एक्सपर्ट केव डाइवर्स को बुलाया जाए। अब तक बच्चों को केव के अंदर फंसे हुए पूरे 4 दिन बीत चुके थे। गुजरते वक्त के साथ बच्चों के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी भी कम होती जा रही थी। लोकल अथॉरिटीज और थाई नेवी सील्स द्वारा की गई हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। 4 दिनों के संघर्ष और बच्चों के केव में फंसने की कहानी को पूरी दुनिया दिल थाम कर देख रही थी। इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर के आने के बाद दुनिया भर के देशों से मदद का सिलसिला शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और भारत समेत 17 देशों ने इस रेस्क्यू मिशन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया।
जहां यूएस ने अपने रेस्क्यू स्पेशलिस्ट को भेजा तो वही थाई गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और चाइना से एक्सपर्ट केव डाइवर्स भी मौके पर आ पहुंचे। इंडिया ने इस मिशन में सबसे मुश्किल कामों में से एक गुफा में जमा बारिश के पानी को तेजी से हटाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इस तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन से संकट के इस मुश्किल समय में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। दुनिया भर से मदद मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ प्रोग्रेस जरूर देखने को मिली, लेकिन देखते ही देखते पूरे 8 दिन गुजर चुके थे। अभी तक बच्चों को लेकर एक भी सुराग हाथ नहीं लग सका था। इस दौरान सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला ख्याल ये था कि इन 8 दिनों तक बच्चे केव में जिंदा बच भी पाए होंगे या नहीं। इस डरावने सवाल के बीच भी हजारों की तादाद में जमा हुए दुनिया भर के अलग अलग एक्सपर्ट्स बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश करने को तैयार थे। 1 जुलाई 2018 का दिन इस पूरी क्रिटिकल सिचुएशन में एक जरूरी मोड़ लेकर आता है। इंसिडेंट के इस 9वें दिन न केवल बारिश थम जाती है बल्कि बादलों को चीरते हुए आसमान में सूरज भी निकल आता है। ये सूरज इस रेस्क्यू मिशन के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण लेकर आया था। जहां मौसम साफ हो चुका था तो वही पंप्स की मदद से केव के एंट्रेंस से करीब 700 मीटर के एरिया में वाटर लेवल काफी कम कर दिया गया था। इस तरह हालातों को कुछ हद तक सुधरता देख चियांग राय के गवर्नर और इस रेस्क्यू मिशन के हेड नारोंगसक ओस्टानाकॉर्न ने सभी थाई नेवी सील डाइवर्स और ब्रिटिश केव डाइवर्स को जरूरी कदम उठाने के लिए अलर्ट कर दिया। डाइवर्स जो पहले से ही हर रोज 12 से 14 घंटे अंधेरी गुफा में काम करके एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने मिशन को और भी तेज करते हुए केव के 700 मीटर दूर के उस एरिया पर ऑपरेटिंग बेस बना लिया, जिसे चेंबर 3 का नाम दिया गया। चेंबर 3 में रहकर ही डाइवर्स को आगे का मिशन चलाना था। डाइवर्स ने चेंबर 3 के पॉइंट से जीरो विजिबिलिटी वाले पानी को चीरते हुए टेढ़ी मेढ़ी और ऊंची नीची गुफा में डाइव करके बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। वो गुफा में जितना अंदर जाते पीछे एक रस्सी छोड़ते जाते ताकि लौटते समय उन्हें रास्ता ढूंढने में आसानी हो। ये गुफा कई सुरंगों की तरफ भी निकलती थी, इसलिए सभी डाइवर्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना था। साथ ही सही रास्ते का खास ध्यान रखना था। इस पूरी सर्च के दौरान ये अनुमान लगाया गया था कि बच्चे पानी से बचने के लिए किसी हायर ग्राउंड पर हो सकते हैं। ऐसे में उनके होने का जो बेस्ट पॉसिबल पॉइंट था वो पटाया बीच था। लेकिन जॉन वॉलेंथिन और रिक स्टैंटन नाम के 2 ब्रिटिश डाइवर्स जब कई घंटे डाइव करके वहां पहुंचे तो उन्हें बच्चों का वहां भी कोई नामो निशान नहीं मिला। रेस्क्यूअर टीम पहले ही बच्चों के जिंदा बचने की पॉसिबिलिटी को केवल 10% मानकर चल रही थी। ऐसे में उनके पटाया बीच पर भी ना मिलने से डाइवर्स और भी निराश हो गए। बच्चों को ढूंढने के इस सफर में सभी डाइवर्स को अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी ध्यान रखना था। जॉन वॉलेंथिन और रिक स्टैंटन सबसे आगे डाइव कर रहे थे, इसलिए यहां तक पहुंचने के बाद उनके ऑक्सीजन टैंक में इतनी मात्रा नहीं बची थी कि वो और आगे बढ़कर फिर वापस भी लौट सके। ऐसे में उन्हें यहीं से पीछे लौट जाना चाहिए था, लेकिन दोनों ब्रिटिश डाइवर्स ने अपनी सूझबूझ से एयर सप्लाई को बहुत ही संयम से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। पटाया बीच से डाइव करते हुए वो आगे बढ़े और वहां से करीब 400 मीटर दूर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ इंसानी गंध महसूस होने लगी। उन्होंने अपने मास्क उतारकर जैसे ही टॉर्च जलाई, सामने कुछ ऊंचाई पर उन्हें वो दिखाई दिया जिसकी उम्मीद 10 दिनों से पूरी दुनिया कर रही थी। वहां वो बच्चे मौजूद थे जो 10 दिन तक इस बंद, अंधेरी, फ्लडेड केव में सरवाइव कर गए थे। ये खबर जब केव के बाहर रेस्क्यू टीम तक पहुंची तो सभी ने राहत की सांस ली। बच्चों के परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पहले दिन से ही केव के बाहर अपने बच्चों की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हुए थे। आखिरकार उनकी दुआएं काम आ गई थी। मीडिया के थ्रू बच्चों की सलामती की खबर जब दुनिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया में खुशी की एक लहर फैल गई। जहां बच्चों के बचने की खुशी थी तो वही सबको ये ताज्जुब भी हो रहा था कि 10 दिन तक 13 बच्चे बिना खाना और पानी के बंद, अंधेरी और बाढ़ से भरी केव में आखिर कैसे सुरक्षित रह पाए। दरअसल उन बच्चों के इतने दिनों तक सरवाइव करने में सबसे बड़ा योगदान उनके असिस्टेंट कोच एकापोल चांटावोंग का था। एकापोल फुटबॉल असिस्टेंट कोच बनने से पहले करीब 1 दशक तक बुद्धिस्ट मॉन्क रहा था। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को रोज मेडिटेशन करवाया ताकि बच्चे मुश्किल सिचुएशन में खुद को संभाल सके। उसने बच्चों को कोई मूवमेंट ना करने और शांत रहने के लिए प्रेरित किया ताकि वो केव की दरारों से आ रही थोड़ी बहुत हवा का सही से इस्तेमाल कर अपनी एनर्जी बचा सके। उनके पास भूख मिटाने के लिए खाना तो नहीं था, लेकिन केव की छत से टपकता बारिश का बूंद बूंद पानी उनकी प्यास बुझाने का जरिया बना। उन्होंने 10 दिनों तक इसी पानी को पीकर गुजारा किया।
इस मुश्किल घड़ी में 25 साल के एकापोल ने लीडरशिप का परिचय देते हुए सभी बच्चों को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उनके वापस लौटने के हौसले को भी बनाए रखा था। बच्चों के मिलने के बाद उनके पास रेस्क्यू टीम ने खाना, पानी, कंबल, ऑक्सीजन और मेडिकल हेल्प समेत हर जरूरी चीज पहुंचाई। उनके जिंदा बचने से पूरी दुनिया खुश थी। जो 10,000 वॉलंटियर्स, 2,000 के करीब सोल्जर्स और 100 से ज्यादा डाइवर्स केव के अंदर और बाहर दिन रात एक कर रहे थे, उनकी मेहनत को एक उम्मीद मिल गई थी। लेकिन रेस्क्यू टीम के हिसाब से बच्चों का मिलना इस मिशन का सबसे इजीएस्ट पार्ट था। उनके सामने अब सबसे बड़ा टास्क ये था कि आखिर बच्चों को केव के करीब 4 किलोमीटर अंदर से कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसको लेकर एक्सपर्ट्स ने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहला प्लान बना कि बच्चों को खाने और पानी के साथ अगले 6 महीनों तक केव में ही रहने दिया जाए, जब तक कि मॉनसून खत्म नहीं हो जाता। ये सोचा गया कि इस तरह जब बारिशें खत्म हो जाएंगी तो केव से पानी भी सूख जाएगा और बच्चों को आसानी से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब डाइवर्स ने केव के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को मेजर किया तो वो केवल 15% था, जबकि किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर में नॉर्मली 21% ऑक्सीजन जरूरी होता है। 15% के ऑक्सीजन लेवल में वो 1 महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते थे। इसके अलावा 6 महीने तक एक बंद गुफा में सुरक्षित बचे रहना बच्चों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अगर बाय चांस वो फिजिकली बच भी जाते तो भी उन्हें मेंटली बहुत नुकसान पहुंचता। इसलिए इस प्लान को तुरंत ही कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद दूसरा प्लान केव में एक टनल को ड्रिल करने का बनता है, जिस तरह 2010 में चिलियन माइनर्स को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ये प्लान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस था। एक्सपर्ट्स की 10 से 11 दिनों की सर्च में एक भी ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट नहीं मिला था जहां ड्रिल करके टनल बनाई जा सके और उसके थ्रू बच्चों को बाहर निकाला जा सके। इसलिए इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया। यह इंसिडेंट वर्ल्ड फेमस हो चुका था, इसलिए सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज थी। रेस्क्यू के लिए बहुत से लोग बहुत से तरीके सुझा रहे थे। इस दौरान एक ऑप्शन टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क की तरफ से भी आया। उनकी तरफ से बच्चों के साइज की सबमरीन्स बनाने का आइडिया सुझाया गया, जिसमें रखकर उन्हें बाहर निकाला जाता। लेकिन एक्सपर्ट डाइवर्स के हिसाब से ये ऑप्शन थाम लुआंग केव की सिचुएशन के लिए नॉन प्रैक्टिकल था, इसलिए इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में रेस्क्यू टीम के सामने अब केवल आखिरी प्लान था कि बच्चों को डाइव करा के बाहर लाया जाए। लेकिन उनमें से किसी को भी डाइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंस नहीं थे। बच्चों ने इतने दिन किसी तरह गुजार जरूर लिए थे, लेकिन उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं बची थी कि उन्हें वहां तैरना सिखाया जाता और वो बाहर आ जाते। इस बाढ़ से भरी गुफा में इतनी दूर तक डाइव करने में थाई नेवी डाइवर्स को भी कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार कई दिनों तक पंप से करीब 120 मिलियन लीटर पानी निकालने के बाद भी केव के काफी हिस्से में खचाखच पानी भरा हुआ था। केव के अंदर इतने पेचीदा मोड़ थे कि कुछ जगह पर कोई हिस्सा 50 फीट गहरा था, जबकि कुछ पॉइंट्स पर निकलने के लिए केवल 2 फीट की चौड़ाई थी। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जहां बच्चों को निकालने के लिए एक परफेक्ट रेस्क्यू प्लान खोजा जा रहा था, तो वही हर दिन सैकड़ों नेवी डाइवर्स द्वारा उन तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था। ऐसे ही 6 जुलाई के दिन एक फॉर्मर नेवी सील डाइवर सैमन गुनान डेली रूटीन की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर करने जा रहे थे कि उसी दौरान वो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए। उनके पास से गुजरते डाइवर ने उन्हें पानी से निकालकर कॉन्शियस करने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इस मौत ने रेस्क्यू मिशन के खतरे को सभी के सामने साफ साफ उजागर कर दिया था। सैमन एक फिट और हेल्दी एक्सपीरियंस डाइवर थे जो कई मौकों पर डाइविंग में थाईलैंड को रिप्रेजेंट कर चुके थे। उनकी मौत के बाद सभी के सामने अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि जब एक एक्सपर्ट डाइवर इस चुनौती भरे सफर में अपनी जान खो सकता है, तो छोटे बच्चे उस फ्लडेड केव को कैसे पार कर सकेंगे, जिन्होंने इससे पहले कभी डाइव तक नहीं किया था। इसके बाद सभी ऑप्शंस को साइड कर ब्रिटिश डाइवर्स की टीम ने एक आखिरी रेस्क्यू प्लान थाई अथॉरिटीज के सामने रखा। इस प्लान के मुताबिक बच्चों को डाइव कराकर ही बाहर लाने का फैसला लिया गया, लेकिन यह भी तय किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें बेहोश रखा जाएगा। बेहोश रखने का इसलिए सोचा गया क्योंकि फ्लडेड केव में कई घंटों तक अंडर वाटर डाइव करने के दौरान बच्चे पैनिक कर सकते थे। उनके अनस्टेबल होने से न केवल उनकी जान जा सकती थी, बल्कि उनके साथ के रेस्क्यू डाइवर्स की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। सैमन गुनान की डेथ के बाद सबको क्लियर हो चुका था कि ये रेस्क्यू कितना डेंजरस हो सकता है। इसलिए खतरे को भांपते हुए इस प्लान को मंजूरी मिल गई और तय हुआ कि बच्चों को पूरे सफर के दौरान अनकॉन्शियस रखा
जाएगा। उनके चेहरे पर फुल सील्ड ऑक्सीजन मास्क लगाकर उनके हाथों को बांध दिया जाएगा। साथ ही बच्चों के लिए खास हार्नेस बनाए गए जिनमें उनकी पीठ पर हैंडल लगे थे ताकि डाइवर्स उन्हें किसी डफल बैग की तरह बाहर ला सके। इस तरह एक ऐसा रेस्क्यू प्लान बनकर तैयार हुआ जो पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल था। ये मिशन सफल भी होगा या नहीं, इसका किसी के पास कोई सही जवाब नहीं था। इस ट्रिकी मिशन के लिए एक ऐसे इंसान की भी जरूरत थी जो एक्सपर्ट केव डाइवर के साथ साथ एक डॉक्टर भी हो। पूरी दुनिया में ऐसे लोग इतने कम हैं कि उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। इस रेस्क्यू के लिए ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन केव डाइविंग एक्सपर्ट एंड डॉक्टर रिचर्ड हैरिस से कांटेक्ट किया गया। हैरिस को यह रेस्क्यू प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उनके हिसाब से इस तरह बच्चों के बचने की पॉसिबिलिटी 0 के बराबर थी। इस प्लान के खतरों के बारे में रेस्क्यू टीम भी जानती थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा ना तो और कोई प्लान था और ना ही ज्यादा वक्त बचा था। अब तक बच्चों को केव में फंसे पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। ऐसे में वेदर फोरकास्ट ने सभी की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से 10 जुलाई के बाद थाईलैंड के इस एरिया में भारी बारिश पड़ने वाली थी। लोकल लोगों ने भी ये कंफर्म किया कि 10 जुलाई के अराउंड यहाँ हर साल भारी बारिश होती है और केव पूरी तरह से फ्लडेड हो जाती है। इन सभी बातों से रेस्क्यू टीम पर बच्चों को निकालने का भारी प्रेशर पड़ने लगा। सभी को साफ नजर आ रहा था कि अगर उन्हें 3 दिनों के अंदर नहीं निकाला गया तो वो कई महीनों तक अंदर फंसे रह सकते हैं। इसलिए सभी पहलुओं पर नजर डालते हुए 8 जुलाई को रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया, जो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एंड डेयरिंग रेस्क्यू होने वाला था। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस भी मिशन से जुड़ गए और केव के अंदर जाकर वो सभी बच्चों की एज, वेट और बॉडी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेहोशी के इंजेक्शन तैयार करने लगे। प्लान के हिसाब से एक दिन में केवल 4 बच्चों को ही निकालना था। हर एक बच्चे के साथ एक एक्सपर्ट केव डाइवर को रखा गया। इनमें सबसे अहम भूमिका जॉन वोलैंथन, रिक स्टैंटन, जेसन मैलिनसन और क्रिस जूल नाम के 4 ब्रिटिश डाइवर्स की थी। बच्चों के बेहोश रहने की वजह से उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्स के ऊपर ही थी। पूरे सफर के दौरान उन्हें न केवल बच्चों को संभालना था बल्कि एक गाइड रोप को भी फॉलो करके रखना था। केव के अंधेरे और मटमैले पानी में विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी, इसलिए सारा रास्ता इस रस्सी को पकड़कर तय करना था। उनके हाथ से रस्सी छूटने पर वो रास्ता भटक सकते थे और बाहर निकलने के बजाय केव में ही कहीं गुम हो सकते थे। इसके अलावा उन्हें यह भी ध्यान रखना था कि बच्चे बीच रास्ते में ही होश में आकर कहीं पैनिक न करने लगे, इसलिए उन्हें फिर से बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ सकता था। जहां इस मुश्किल सफर में हर एक बच्चे के लिए मोस्ट एक्सपीरियंस डाइवर मौजूद थे, तो वही बीच बीच के पॉइंट्स पर मदद के लिए अन्य एक्सपर्ट्स और सपोर्ट टीम को भी तैनात कर दिया गया। इस पूरी जर्नी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में डाइवर्स का काम बच्चों को चेंबर 3 तक लाने का था, जो कि कई दिनों से उनका बेस बना हुआ था। इसके बाद चेंबर 3 में बच्चों का मेडिकल चेकअप करके उन्हें सपोर्ट टीम द्वारा केव से बाहर लाना था। इस तरह बहुत सारी अनिश्चितताओं के बीच 8 जुलाई के दिन पहला रेस्क्यू शुरू हुआ, जिसमें प्लान के तहत 4 बच्चों को बेहोश करके 4 डाइवर्स नियमित दूरी बनाकर आगे बढ़ने लगे। पूरी दुनिया इससे जुड़ी हर एक खबर को दिल थाम कर देख रही थी। केव के अंदर और बाहर दोनों तरफ स्ट्रेस हाई लेवल पर था। हर एक डाइवर बहुत सावधानी से गाइड रोप को पकड़कर अपने साथ के बच्चे को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ जगह पर स्पेस इतना कम था कि वहां से एक बार में केवल एक ही इंसान निकल सकता था। ऐसे नैरो स्पेस में से डाइवर्स को बहुत ही सतर्क रहकर खुद को और बच्चों को अलग अलग निकालना होता। इस दौरान उन्हें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी खोलना पड़ जाता। लगातार कई घंटों तक अंडर वाटर डाइव और बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए एक एक करके चारों डाइवर्स 4 बच्चों के साथ चेंबर 3 तक पहुंच गए। यहां से मिशन का सेकंड फेज शुरू हुआ, जिसमें चारों बच्चों का मेडिकल चेकअप करके उन्हें सपोर्ट टीम ने स्ट्रेचर पर लेटाया और केव के बाहर ले आए। जब एक एक करके 4 बच्चों को बाहर लाया गया तो केव के बाहर हजारों की तादाद में मौजूद लोगों की उम्मीदें जगमगा उठी। वहां मौजूद बच्चों के माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन किसी को भी वहां बच्चों को देखने नहीं दिया गया। प्लान के हिसाब से केव के बाहर लाने के बाद उन्हें लेकर एक टीम फॉरेन हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई, ताकि उन्हें बेटर कंडीशन में रखा जा सके। अगले दिन 9 जुलाई को सेम प्रोसीजर फिर से दोहराया गया। 4 बच्चों को पहले चेंबर 3 तक लाया गया और फिर वहां से उन्हें केव के बाहर लाकर हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस तरह 8 बच्चे सुरक्षित बचाए जा चुके थे, लेकिन अभी भी 4 बच्चों और उनके असिस्टेंट कोच को रेस्क्यू करना बाकी था। 10 जुलाई आ चुकी थी और अब इस वक्त सबसे बड़ा डर मौसम का था, जो किसी भी पल करवट बदलकर बरस सकता था। इससे पहले कि बारिश आकर इस रेस्क्यू पर पानी फेर दे, 10 जुलाई के दिन ही 5 को निकालने का फैसला किया गया। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस ने चारों बच्चों और उनके असिस्टेंट कोच को बेहोशी का इंजेक्शन दिया।
जिसके बाद डाइवर्स एक एक को लेकर आगे बढ़ने लगे। 4 डाइवर्स उनमें से 4 को लेकर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अभी एक आखिरी बच्चा रह गया था जिसको लेकर एक परेशानी खड़ी हो गई। ये बच्चा इतना छोटा था कि उसके चेहरे पर मास्क तक फिट नहीं आ रहा था। इस बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी डाइवर जेसन मैलिन्सन की थी, इसलिए उन्होंने उसके मास्क को कसकर बांधने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे फिट नहीं आ सका। इसके बाद उन्होंने उसे दूसरी तरह का मास्क पहनाया जो उसे फिट तो आ गया, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि ये मास्क साइड से आसानी से हट सकता था। वक्त की कमी और कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण जेसन मैलिन्सन ने इसी मास्क के साथ बच्चे को लेकर अंधेरे पानी में डाइव करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कई घंटों के अंडर वाटर डाइव के बाद एक एक करके डाइवर्स ने बच्चों के साथ चेंबर 3 तक पहुंचना शुरू कर दिया। क्रिस जूल भी एक बच्चे को लेकर इस क्रम में चेंबर 4 तक पहुंचे, पर वहां से चेंबर 3 तक जाने के लिए उन्होंने जैसे ही 500 फीट का एक गोता लगाया कि तभी उनके हाथ से गाइड रोप छूट गई। दाएं बाएं ऊपर नीचे हर ओर अंधेरा था। उन्हें इतने अंधेरे में रस्सी तो क्या अपने हाथ तक नहीं दिखाई दे रहे थे। कई मिनट तक हाथों को इधर से उधर मूव करने में एक इलेक्ट्रिकल लाइन उनकी पकड़ में आ गई, जिसे रेस्क्यू के शुरुआती वक्त में डाला गया था। ये लाइन बाहर लाने के बजाय अंदर की ओर लेकर जाती थी। अंधेरे में जूल ने उसे ही गाइड रोप समझा और वो उसी को पकड़कर रॉन्ग डायरेक्शन में बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें कुछ गलत महसूस हुआ, इसलिए वो एक जगह पर रुक गए। वहां उन्होंने जब बहुत ध्यान देकर देखा तो उन्हें पता चल गया कि वो आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे थे। उन्होंने अपनी दिशा ठीक की और कुछ मशक्कत के बाद गाइड रोप को पकड़कर चेंबर 3 तक आ पहुंचे। वहां से चारों बच्चों और उनके असिस्टेंट कोच को केव के बाहर लाया गया और फिर तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस तरह इंसिडेंट के 18 दिनों बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो रेस्क्यू कभी इम्पॉसिबल लग रहा था वो आखिरकार पॉसिबल साबित हो चुका था। पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जा रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अपना मौत के मुंह से वापस आया है। वही हॉस्पिटल में बच्चों को कुछ दिन रखा गया। अंधेरे में रहने की वजह से उनकी आंखों में थोड़ी परेशानी जरूर थी, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उनकी इस सलामती के पीछे दुनिया भर की करोड़ों दुआएं, हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत, सैकड़ों डाइवर्स का अटूट साहस और एक फॉर्मर नेवी डाइवर सैमन गुनान की कुर्बानी थी। बाद में उनका स्माइल करता हुआ एक स्टैचू थाम लुआंग केव के एंट्रेंस पर बनवा दिया गया। ये स्टैचू वहां आने वाले लोगों को न सिर्फ उनके बलिदान की याद दिलाता है, बल्कि कोई भी फिर से उन बच्चों की तरह उस गुफा में अपनी जान को जोखिम में ना डाले, इसका भी संदेश देता है।